अब आ चुके हैं इस चैप्टर के सबसे ज्यादा जरूरी वाले पार्ट पर, जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए इस चैप्टर को पढ़ा जा रहा है उसका नाम है लॉन्ग टर्म गोल्स या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। चलिए एक बारी हम लोग बात कर लेते हैं कि ये सारा कॉन्सेप्ट है क्या। जैसा मैंने आप लोगों को बताया भाई 15 मार्च 1950 क्या बनता है, प्लानिंग कमीशन बनता है भाई, प्लानिंग कमीशन। अब पहला 5 ईयर प्लान हमारा कब बन रहा है, चलिए हम लोग देख ही लेते हैं सब चीजों को। प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950, फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा 1951 से 56, जिसका मेन मोटिव क्या रहा, 5 ईयर प्लान आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चरल सेक्टर को प्रमोट करना, सेकंड 5 ईयर 56 प्लस 5 ईयर्स 61, थर्ड 5 ईयर प्लान 61 से 66। अब आप लोग बोलेंगे भाई यहां तो 5 ईयर्स नहीं दिख रहे हैं, 66 से 69, भाई ये क्या कॉन्सेप्ट था। बनाए तो ये 5 ईयर प्लान ही गए थे, लेकिन जो हमारी 5 ईयर प्लान सक्सेसफुली नहीं चल पाए उनको बीच में ही रोक दिया गया। अब उन्हीं प्लान को कहा जाता है 3 ईयर प्लान, 2 ईयर प्लान या 1 ईयर प्लान। ऐसे प्लान, जैसे ऑब्वियस सी बात है जब हम कोई अपने प्लानिंग करते हैं, लग रहा है सक्सेसफुली नहीं चल रही है, और जब हम इसको बीच में ही रोक देते हैं तो 5 ईयर्स तो नहीं होगा ना, जितने टाइम पीरियड में उसको खत्म किया उसको वही प्लान का नाम दे दिया। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स की, फिर हम इसी स्लाइड पर लौट कर आते हैं। ये थे हमारे कुछ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, जिसको एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं पिक्चर के थ्रू। जीडीपी ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन या इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंसी या सेल्फ रिलायंस। अब था क्या भाई, 5 ईयर प्लान्स बनाए गए। आप अगर ये सोचें कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन रातों रात कोई जीरो से हीरो बन जाए, शायद मुझे तो लगता नहीं। अब इसमें रखा गया कि भाई 5 ईयर प्लान्स, माना पहले 5 ईयर प्लान जो हमारा 51 से 56 रहा, इसमें रखा गया भाई हमें करना क्या है, जीडीपी ग्रोथ करना है। एक और कोई 5 ईयर प्लान बनाया गया, उसमें रखा गया फुल एम्प्लॉयमेंट इस बार हमें अचीव करना है। कोई और 5 ईयर प्लान बनाया गया, इसमें इक्विटी को प्रमोट किया गया। कोई और 5 ईयर प्लान बनाया गया, किसी में मॉडर्नाइजेशन को, किसी में सेल्फ रिलायंस को। तो हर एक 5 ईयर प्लान का एक अपना ऑब्जेक्टिव होता था। अगर आप सोचे कि एक ही 5 ईयर प्लान के अंदर हम जीरो से हीरो यानी सारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहें, तो मुझे तो लगता है दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। इसलिए हर प्लान के अंदर किसी ना किसी एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को रखा गया और इसी को टारगेट किया गया और इसी पर चला गया। इसी को कहा जाता है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। चलिए लेकर चलते हैं अगली वाली स्लाइड पर, फिर से हम लोग समझ लेते हैं। ये बात मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि ये 3 ईयर प्लान क्यों था, क्योंकि इस प्लान को बीच में ही रोक दिया गया था, इसलिए इसको 3 ईयर प्लान का नाम दिया गया। एक बात आगे चलने से पहले मैं क्लियर कर देता हूं, लॉन्ग टर्म प्लान्स को एक और नाम से जाना जाता है पर्सपेक्टिव प्लान्स। कहां से लिया गया ये वाला कॉन्सेप्ट? लिया गया सोवियत यूनियन से। चलिए लेकर चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। जो हम लोगों ने अभी 5 इयर्स प्लान के ऑब्जेक्टिव पढ़े, जीडीपी ग्रोथ, इसके अलावा फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, उनको हम लोग समझ रहे हैं यहां एक एक पिक्चर के थ्रू। जीडीपी ग्रोथ इस तरह से कुछ। अब जीडीपी ग्रोथ का मतलब क्या होता है मैं एक बार अच्छे से बता देता हूं। अगर वीडियो थोड़ा लंबा भी हो तो मेरा मोटिव ये रहेगा कि एक एक बात को अच्छी तरह से इसको समझा देना। जीडीपी भाई हम लोगों ने मैंने कभी पूछता हूं भाई जीडीपी का मतलब क्या होता है, तो अक्सर मेरे सामने आता है कि भाई जीडीपी स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भाई ये तो इसकी फुल फॉर्म हुई, इसका मीनिंग तो अभी भी निकल कर नहीं आया। चलिए इसका मीनिंग निकालते हैं हम लोग। ग्रॉस यानी टोटल, डोमेस्टिक घरेलू, और घरेलू मेरा घर तो मेरा कंट्री है भाई, तो इसका मतलब हुआ विद इन द कंट्री।
मेरे लिए डोमेस्टिक जो है, और प्रोडक्ट का मतलब हो गया प्रोडक्शन। तो ऐसा प्रोडक्शन जो कहां हो रहा है, विद इन द कंट्री हो रहा है, इसी को जीडीपी कहा जाता है। तो जीडीपी ग्रोथ हमारा ऑब्जेक्टिव के अंदर ये था कि हमें अपने कंट्री के अंदर करना क्या है, मोर एंड मोर गुड्स को प्रोड्यूस करना है विद इन द कंट्री, इसी को जीडीपी ग्रोथ कहा गया। अब चलते हैं नेक्स्ट अपने ऑब्जेक्टिव पर, उसको भी समझते हैं। इस पिक्चर को देखिए और देखकर मुझे बताइएगा क्या हो रहा है। अरे शायद ये लोग तो वर्कर्स हैं। और सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव आता है 5 ईयर प्लान का, फुल एम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर ये टारगेट रखा गया कि दोज हु आर विलिंग टू वर्क, ऐसे नहीं किसी को भी, किनको, जो लोग विलिंग टू वर्क हैं और जो साथ में कैसे हैं, एबल टू वर्क हैं, यानी काम करने में कैपेबल भी हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना ही फुल एम्प्लॉयमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था। अब लेकिन मैं यहां एक बात क्लियर कर दूं कि भाई इसको हम लोग बोल सकते हैं दोज हु आर विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क। इफ दे आर गेटिंग वर्क, उनको अगर काम मिल रहा है तो उसी को कहा जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट। इन दोनों को क्या मिलना चाहिए, इनको गेटिंग वर्क भी होना चाहिए। अब फुल एम्प्लॉयमेंट का कहीं पर भी मतलब आप लोगों का जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। क्यों? हर इकोनॉमी के अंदर कुछ ना कुछ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता ही है। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब आप कहेंगे भाई नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यह है कि कुछ लोग अपनी जॉब को छोड़ देते हैं कुछ अपने पर्सनल रीजन की वजह से, जैसे कि माना एट द टाइम ऑफ मैरिज या एट द टाइम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब, तो लोगों को जॉब छोड़ना पड़ जाता है, जिसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जॉब को छोड़ देना। या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, नहीं सीख पाए, अब ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हैं तो जॉब को छोड़ देते हैं। तो कहीं पर भी याद रखिएगा फुल एम्प्लॉयमेंट का कभी भी मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अनएम्प्लॉयड ना रहे। ये था हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग आ गए हैं अपने थर्ड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव पर, जिसका नाम है इक्विटी। सबसे पहले मैं इक्विटी का मीनिंग आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। इक्विटी के अंदर क्या है कि भाई इक्विटी यानी इक्वालिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और ये होता क्या है कि भाई रिच एंड पुअर के बीच में कोई भी गैप ना हो। रिच एंड पुअर के जो बीच में गैप है ना, इसको फुलफिल करना ही इक्विटी है। लेकिन इक्विटी का एक तो हमारा ये है, सॉरी रिच आएगा, राइस नहीं आएगा, रिच आएगा, रिच एंड पुअर के बीच में गैप को फुलफिल करना। लेकिन इसके अलावा एक और है कि नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी नो बायसनेस। बायसनेस कहते हैं पक्षपात, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर और रिलीजन, यानी कि इनके बेसिस पर क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यानी कोई भी आप लोगों का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी को बोलते हैं इक्वालिटी, यानी सभी में इक्वालिटी हो। लेकिन इक्वालिटी के अंदर दो चीजें और हैं, दो कॉन्सेप्ट और हैं। इसका मैं मीनिंग आप लोगों को समझा देता हूं और इसको पिक्चर के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। इक्विटी का मीनिंग तो समझ आया होगा कि भाई रिच एंड पुअर के बीच में गैप को फुलफिल करना और साथ में कास्ट रिलीजन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन बायसनेस को रिमूव करना। लेकिन यहां दो चीजें और आती हैं, एक बोलते हैं इक्विटी, एक होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। आप इस पिक्चर को देखिए, ये तीनों लोग ही यहां मैच को देख रहे हैं और तीनों लोगों की हाइट में डिफरेंस है। लेकिन यहां इक्विटी क्रिएट, यहां क्या किया गया, इक्विटी क्रिएट किया गया। इक्विटी कैसे क्रिएट किया गया है? जिसको जितनी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट थी उसको वही दे दिया, यानी कि सभी के पास एक जैसी हाइट यहां हो रही है और सभी लोग अच्छे से मैच का आनंद ले रहे हैं। तो इक्विटी क्या कहता है कि माना दो पर्टिकुलर पर्सन हैं ए एंड बी और कहीं काम कर रहे हैं, दोनों के वेजेस में
डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, यानी दोनों को कैसी वेजेस मिलनी चाहिए, एक जैसी वेजेस मिलनी चाहिए, इसको बोलते हैं इक्विटी। लेकिन है क्या कि ए डॉक्टर और जो पर्टिकुलर पर्सन बी है ये एज ए नर्स का काम कर रहे हैं, नर्स। अब दोनों की कहीं ना कहीं वर्किंग कंडीशन में भी डिफरेंस है, तो दोनों को एक जैसी वेजेस तो नहीं दी जानी चाहिए। तो इसी के लिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट बनाया गया जिसका नाम है इक्वालिटी, या जिसको बोलते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पहले हम लोग पिक्चर के थ्रू हम लोग समझते हैं, तीनों की हाइट में डिफरेंस है और तीनों को ही इक्वल रिसोर्सेज बांटे डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, लेकिन तीनों को एक जैसा नहीं मिल रहा है, इसी को बोलते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। उन्होंने ये कहा भाई ए डॉक्टर बी नर्स, इन दोनों की वेजेस में डिफरेंसेस हो सकते हैं डॉक्टर को मिल रहे हो 5 लाख रुपीस पर मंथ और इनको मिल रहे हो कंपैरेटिवली कम 3 लाख रुपीस पर मंथ किसी अच्छे हॉस्पिटल से, तो कहीं ना कहीं इनके वेजेस में डिफरेंस हो सकता है और एक लिमिट तक ये डिफरेंस एक कहा जाए पॉसिबल भी है, क्योंकि इन दोनों की वेजेस यानी इन दोनों की लाइफ स्टाइल में, इन दोनों की एजुकेशन में, इन दोनों की स्किल्स में डिफरेंसेस हैं। इसी को कहा जाता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए लेकर चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ, जिसका नाम है मॉडर्नाइजेशन, और समझते हैं। अगर मॉडर्नाइजेशन नाम से समझ आ रहा होगा, मॉडर्न यानी साइंटिफिक एडवांसमेंट, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स, इसी को कहा जाता है आप लोगों का मॉडर्नाइजेशन। लेकिन मॉडर्नाइजेशन के अंदर हमारी दो चीजें हैं, एक तो साइंटिफिक एडवांसमेंट यानी कि चीजों को जो हमें बनाना है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से, कौन सी वाली टेक्नोलॉजी पर हमें चलते चले जाना है, हमें इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पर चलते चले जाना है, इसको कहा गया आप लोगों का मॉडर्नाइजेशन। लेकिन मॉडर्नाइजेशन के अंदर हमारी दो चीजें हैं, एक तो साइंटिफिक इंप्रूवमेंट, और आप इस पिक्चर को देखकर अंदाजा लगा चुके होंगे कि इसमें हम लोग बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। तो यहाँ मॉडर्नाइजेशन के पीछे हमारे दो ऑब्जेक्टिव थे कि भाई एक तो हमें साइंटिफिक इंप्रूवमेंट तो करना ही है, लेकिन साथ में वुमेन एम्पावरमेंट करना है। और पिछले अगर कुछ टाइम पीरियड में अगर आप लोग देखें तो वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी और सोशल डेवलपमेंट में भी। पिछले कुछ टाइम में देखें हमारे मैरी कॉम, ये ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं जिनका कहा जाए वुमेन एम्पावरमेंट को वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए मीराबाई चानू भी है, ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं, अगर उनका नाम लूं तो शायद कम पड़ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लास्ट 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव और समझते हैं, जिसका नाम है सेल्फ रिलायंस। इस पिक्चर को देखिए और अंदाजा लगाने की कोशिश करिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं 1965 में इंडियन पाकिस्तान के बीच में होने वाले वॉर की। इंडियन पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ, कब हुआ? 1965 में। और उस समय ना दोनों ही कंट्री फूड ग्रेन के लिए डिपेंडेंट किस पर थे? यूएस पर थे। हम लोग एग्रीकल्चरल कंट्री थे, लेकिन हम अभी भी फूड ग्रेन के लिए डिपेंडेंट थे किस पर? यूएस पर। अब यूएस हम लोगों को फूड ग्रेन की सप्लाई करता था, वॉर हुआ, यूएस ने फूड ग्रेन की सप्लाई करने से मना कर दिया और कहा इस वॉर को इमीडिएटली इसको रोक दिया जाए। तो उस समय इंडिया को रियलाइज हुआ कि भाई फ्यूचर में भी ऐसी वाली प्रॉब्लम हो सकती है। क्या हो सकती है कि भाई अगर हम लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं हुए तो आने वाले टाइम में हमें कोई भी धमका सकता है। इसलिए इंडिया को रियलाइज हुआ कि भाई हमें क्या करना है, फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट होना है, और यही हमारा 5th लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। चलिए इसको देखते हैं एक और पिक्चर के थ्रू। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको हम लोग अगले वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इसका इंडिया में कॉन्सेप्ट दिया एमएस स्वामीनाथन ने, और इस कॉन्सेप्ट के अंदर ये था कि इंडिया में हमें फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा।
यानी कि हमें कहां से जाना है कि फूड ग्रेन की डेफिशिएंसी से फूड ग्रेन सिक्योरिटी फॉर ऑल, यानी कि आज फूड ग्रेन अवेलेबल नहीं है और आने वाला समय ऐसा हो कि सबके लिए फूड ग्रेन अवेलेबल हो। और आज हम लोग उसी कंडीशन पर खड़े हुए हैं। कोविड के टाइम पर गवर्नमेंट ने फूड को डिस्ट्रीब्यूट किया और अब हम लोग फूड को एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट विच इज रिलेटेड टू सेल्फ रिलायंस या सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ रिलायंस हम किसमें हुए? फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में हुए। चलिए लेकर चलते हैं उसी वाले स्लाइड पर और दोबारा से एक बारी सारी चीजों को समझ लेते हैं। हम इन चीजों के बारे में बात कर रहे थे, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज करना है, यानी प्रोडक्शन करना है विद इन द कंट्री मोर एंड मोर। और दूसरी बात हम लोग बात कर रहे थे फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में। भाई जो लोग, आप लोगों ने एक पिक्चर को देखा होगा कि कुछ लोग वर्कर्स वहां खड़े हुए थे, जो विलिंग हैं, जो एबल हैं, उनको क्या करना है? उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना है। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग अपनी मर्जी से जॉब को ड्रॉप कर देते हैं या कुछ अपने पर्सनल रीजन की वजह से। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटी को हमने समझा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना है कास्ट जेंडर के बेसिस पर, रिच एंड पुअर के बीच में गैप को फुलफिल करना है। इक्विटी ये कहता है कि भाई सबको कैसे वेजेस? सेम वेजेस। अरे पॉसिबल ही नहीं है सबको सेम वेजेस देना, क्योंकि सब लोगों की स्किल भी एक जैसी नहीं है। इक्विटेबल कहता है सम डिफरेंस कैन बी अलाउड। भाई कुछ डिफरेंस तो वेजेस में अलाउड है। क्यों? स्किल में अंतर है भाई। मॉडर्नाइजेशन, दो चीजें, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और साथ में क्या? वुमेन एम्पावरमेंट। ये दो चीजों को प्रमोट कर रहा था, ये भी हम लोगों ने देखा अभी। और लास्ट सेल्फ रिलायंस हमें किसमें होना था? फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में, क्योंकि 1965 की कंडीशन को देखने के बाद हम लोग समझ चुके थे कि फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट नहीं हुए, तो फ्यूचर में भी ऐसी कंडीशन आ सकती है। ये थे हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे बनाए गए थे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट कर कर बताइएगा कि आपने इसमें क्या सीखा। और लास्ट, मेरी वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वेट करिएगा। थैंक यू।